हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से आ गए हैं हम सीएजी के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन CPD 2 के C3 पेपर के पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस कह लीजिए, उसके MCQ क्वेश्चन के साथ। ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में हम इसी टेस्ट मतलब क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कर लिया है। अब 101 से आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। यहाँ मैरिड गुड मीन्स फ्री गुड, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट करा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग द मॉडर्न स्टेट से आगे बढ़ेंगे। तो कहता है कि द मॉडर्न स्टेट इज़ वेलफेयर स्टेट। अब जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया है वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया है। पहले जो था स्टेट का, पुराने टाइम की बात अगर करें तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर टाइप की बात होती थी कि लॉ एंड ऑर्डर रहेगा और फिर प्रॉफिट जो होगा कि वो राजा के पास चला जाएगा। लेकिन आज के केस में ये जो है कि गवर्नमेंट का जो फोकस हो गया है या स्टेट का जो फोकस हो गया है वो वेलफेयर स्टेट का फोकस हो गया है कि डेवलपमेंट करने के लिए और मतलब समाज में जो भिन्नताएं हैं, अमीर है, गरीब है, तो इसको बांटने के पर्पस से वेलफेयर करने का प्लान लाया जाएगा, वेलफेयर स्कीम चलाए जाएंगे और ताकि लोगों की जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मुस्ग्रोव द मेजर फंक्शन ऑफ द पब्लिक फाइनेंसिस क्या है, एलोकेटिव फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है और स्टेबलाइजेशन फंक्शन है। ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसने लिखा था? R.A. मुस्ग्रोव ने लिखा था। R.A. मुस्ग्रोव को जो है ये पब्लिक फाइनेंस का फादर भी बोला जाता है और उसको टैक्स रिफॉर्म का भी जनक बोला जाता है। इस क्राइटेरियन बाय विच पब्लिक गुड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्राइवेट गुड, मतलब प्राइवेट गुड से पब्लिक गुड को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? तो एक्सक्लूसन प्रिंसिपल के द्वारा भी अलग किया जा सकता है कि पब्लिक गुड को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है जबकि प्राइवेट गुड को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी हो सकता है कि जिसमें हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं तो वो पब्लिक गुड हो गया। और नॉन राइवल रे जो है उसका मतलब हुआ कि एक आदमी के यूज़ करने से वो ख़त्म नहीं हो जाता है। मतलब जैसे अगर सड़क है जो एक आदमी चल रहा है तो और उस पर 100 आदमी और चलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही है नॉन राइवल रे और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पब्लिक गुड का है। राइवल नेचर हो गया क्या कि अगर 5 एप्पल है और एक एप्पल उसमें से खर्च हो गया तो अब 4 ही बचे। अब 4 ही लोगों को एक एक एप्पल अगर देना हो तो हम दे सकते हैं। तो राइवल नेचर हो गया कि जो कि एक आदमी के एडिशनल यूनिट अगर हमको खर्च करना है तो उसके लिए हमारे पास वो और हमको लगाना पड़ेगा और एप्पल हमको लाना पड़ेगा। ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है? इंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है। लाफर कर्व जो है वो बताता है किसके? रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट इज यू शेप्ड। लाफर कर्व जो है वो सजेस्ट करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स जो रेट है, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स का जो रेट है वो यू शेप में होना चाहिए। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कंट्रोलिंग अथॉरिटी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय अशोक मेहता कमिटी जो है 1978 में किया गया था। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इंडिया में वाज पॉपुलराइज्ड बाय अशोक मेहता कमिटी 1978। ए टैक्स लेविड अपॉन ए फर्म एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एडेड, तो वैट हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं जो वैल्यू एडेड टैक्स बोला गया कि ए टैक्स लेविड अपॉन ए फर्म एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एडेड। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। एबिलिटी टू पे थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल बोला गया है पे थ्योरी मतलब टैक्सेशन के पर्पज से। द
Kerala Panchayati Raj. The Kerala Panchayati Raj Act was passed in the legislature in the year of 1994 में 1994 में केरला पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग रिसीव्ड रिन्यूड अटेंशन इन इंडिया विद द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कब हुआ था? 1992 ईस्वी में. डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग रिसीव्ड रिन्यूड अटेंशन इन इंडिया जो है वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1992 में हुआ था. द इंडियन टैक्स सिस्टम इज डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव है. कहता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इज प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल. ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. विच द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर. वेल्थ टैक्स जो है हम दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि संपत्ति आपकी है तो आपकी संपत्ति का टैक्स कोई दूसरा नहीं देगा. पंप प्राइमिंग इज रिलेटेड विथ फिस्कल पॉलिसी. पंप प्राइमिंग किसको बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी को बोलते हैं. वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस जो है हाइपोथेसिस सपोर्ट इन मच स्ट्रॉन्गर मैनर द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपवार्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. वाइजमैन पीकॉक जो है वो क्या बोला था? मच स्ट्रॉन्गर मैनर में पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपवार्ड ट्रेंड इज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर को बताया था. द थ्योरी ऑफ फिस्कल पॉलिसी डेराइव फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस. द थ्योरी ऑफ फिस्कल पॉलिसी डेराइव फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस. कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म रेफर टू. फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो रेफर क्या करता है? डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट. फिस्कल फेडरलिज्म जो है रेफर क्या करता है? डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन को डिवाइड करता है और रिसोर्सेज अमॉन्ग डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट को बताता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ओल्ड एज सिक्योरिटी जो है ऑप्शनल है जबकि डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर जो है कंपलसरी नेचर का हो जाएगा फंक्शन गवर्नमेंट का. प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रेफर क्या करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस एट द मिनिमम लेवल. प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस क्या रेफर करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस एट मिनिमम लेवल होना चाहिए. प्राइवेट गुड आर कैरेक्टराइज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सक्लूशन पॉलिसी. सही है. राइवरली इन कंजम्पशन. ठीक है. पेमेंट ऑफ प्राइस. तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा प्राइवेट गुड के सेंस में. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन ए डेवलपिंग कंट्री इज क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल बैलेंस. तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है तो डेवलपिंग कंट्री की बात में तो उस वक्त तो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस कंट्री के लिए है जो एक ऊंचाई प्राप्त कर लिया है. जैसे अमेरिका डेवलप्ड नेशन है तो डेवलप्ड नेशन है तो उनको सिर्फ मेंटेन रखना है, स्टेबिलिटी रखनी है. लेकिन इंडिया जैसे है अभी भारत को बहुत आगे जाना है, डेवलपिंग नेशन है तो यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी. मार्केट फेल्योर रेफर टू सिचुएशन. मार्केट फेल्योर रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन सोशल इफिशियंसी इज नॉट अचीव्ड. मार्केट फेल्योर कब कहा जाएगा? किस सिचुएशन को मार्केट फेल्योर कहेंगे? कि सोशल इफिशियंसी जो है अगर नहीं प्राप्त हो रहा है, नॉट अचीव्ड हो रहा है तो हमारा मार्केट फेल्योर बोला जाएगा. पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल इफ सम पीपुल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग इट. मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल वाली बात हो गई. पब्लिक गुड को नॉन राइवल बोला जाएगा. कहता है इफ सम पीपुल, कोई भी पीपुल, कुछ पीपुल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, रोका नहीं जा सकता है उसको कंज्यूम करने से. द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू ऑल इट्स सोर्सेस इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू. जो भी इनकम सरकार का हो रहा है सभी सोर्स से तो उसको पब्लिक रेवेन्यू बोलेंगे. मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम. डायरेक्ट टैक्स में जो मैक्सिमम इफेक्ट हो रहा है वो इनकम हो रहा है. द वांचू कमिटी 1971 में जो था 1971 में वांचू कमिटी प्रोब्ड इनटू डायरेक्ट टैक्स को उन्होंने बताया था. डिफिसिट फाइनेंसिंग मीन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एक्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. डिफिसिट फाइनेंसिंग में यही होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है पब्लिक रेवेन्यू से ज़्यादा होता है. मॉडरेट मीन्स जो है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स. मॉडरेट मीन्स क्या है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स. कहता है द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रेज्ड. द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रेज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एक्सेप्ट वन विच इज दैट. कहता है देखिए रेवेन्यू कहाँ कहाँ से हम लोग रेज करते हैं? लैंड रेवेन्यू से करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से करते हैं, इंटरटेनमेंट से करते हैं और एक्सपेंडिचर टैक्स से करते हैं. एक्सपेंडिचर टैक्स से
ठीक है, तो यहाँ एक्सपेंडिचर टैक्स हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है द फाइनेंस कमीशन डज ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट वन, विच इज दैट। कहता है कि वर्क्स आउट एलोकेशन ऑफ टैक्स इन द डिविजिबल पूल, ठीक है। लुक इनटू द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कहता है एलोकेट ग्रांट इन एंड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सभी है। असिस्ट द प्लानिंग कमीशन इन मेकिंग 5 ईयर प्लान, ये नहीं करता है, फाइनेंस कमीशन का काम ये नहीं है। कहता है द मेथड ऑफ रिस्टोरिंग रिसोर्सेस, the method of restoring resources balance between different government in a federal setup is based on, उसको क्या बोलेंगे, टैक्स शेयरिंग, ग्रांटिंग एंड लोन, ऑल ऑफ द एबव बोलते हैं। कहता है फाइनेंस कमीशन डिटरमाइंस, फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, द रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द स्टेट, द रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द स्टेट को डिटरमाइन करता है। फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन क्या करता है, द रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द स्टेट। फेडरल फाइनेंस डील्स विथ, फेडरल फाइनेंस क्या डील करता है, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को डील करता है। प्राइमरी डिफिसिट मींस क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए मतलब फिजिकल डिफिसिट वाला बराबर होता है प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर फिजिकल डिफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे तो वो प्राइमरी डिफिसिट हो जाएगा। नॉन प्लान ग्रांट्स आर डिटरमाइंड बाय, नॉन प्लान ग्रांट्स आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट क्या रेफर करता है, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, मैच्योरिटी, टर्म्स ऑफ न्यू बॉन्ड, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, कैसे, एम्प्लॉयमेंट से इंक्रीज होता है। कहता है सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड यूटी इज ए पार्ट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। स्टेट और यूटी को जो हम लोग सेंट्रल असिस्टेंट जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डिफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड जो है वो क्या करता है, कहता है बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ठीक है। इशू ऑफ द न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। विड्रॉ ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस बाय द गवर्नमेंट, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। डिफिसिट फाइनेंसिंग में ये सब ही शामिल किया जाता है। द डैश हैड रिकमेंडेड सर्टेन रिफॉर्म ऑन द डिवोल्यूशन ऑफ ग्रांटिंग एड। थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था सर्टेन रिफॉर्म ऑन द डिवोल्यूशन ऑफ ग्रांटिंग एड प्लान फंड टू LSG फ्रॉम 2006-7 टू 2010-11 के दौरान थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये सलाह दिया गया था। दैट इज देयर इज ए व्यू, देयर इज ए व्यू दैट रिड्यूस रेट ऑन इनकम टैक्स वुड लीड टू significant rise in income tax revenue. The view has been attributed to ऑथर लैफर के द्वारा। कहता है कि दैट देयर इज ए व्यू, एक ये व्यू है, दैट रिड्यूस रेट ऑन इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स का अगर दर घटा लीजिएगा तो वुड लीड टू सिग्निफिकेंट राइज इन इनकम टैक्स रेवेन्यू, मतलब तो टोटल रेवेन्यू जो इनकम टैक्स के रूप में सरकार के पास मिल रही है वो बढ़ जाएगा। तो ये कौन बताया था, ऑर्थर लैफर के द्वारा ये सजेस्ट किया, बताया गया था। फंक्शनल फाइनेंस फंक्शन थ्रू बाइंग एंड सेलिंग, गिविंग एंड टेकिंग, लैंडिंग एंड बोरोइंग जो है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा फंक्शनल फाइनेंस का। द आइडियल सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज वन वेयर द नेट बेनिफिट इज मैक्सिमम। पब्लिक फाइनेंस का जो है आइडियल सिस्टम क्या है कि जहाँ की नेट बेनिफिट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। द बर्डन ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक डेब्ट, लॉन्ग टर्म पब्लिक डेब्ट का बर्डन जो है फ्यूचर जनरेशन पर होता है। पब्लिक डेब्ट लीड टू एक्स्ट्रावेजेंस, इनकरेज रिसोर्ट टू वार एंड इंक्लूड बैड इकोनॉमिक कंडीशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ फेंड्रेस सिलाज के द्वारा किया गया था कि पब्लिक डेब्ट जो है लीड करता है, क्या इनकरेज करता है, रिसोर्ट टू वार्ड एंड इंक्लूड बैड इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो फाइनले सिराज के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग प्राइवेट लोन जो है टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्राइवेट लोन लिया जाता है। शॉर्ट कमिंग ऑफ पब्लिक डेब्ट इज पॉलिटिकल स्लेवरी, डेंजर ऑफ इंसॉल्वेंसी, डेंजर टू कंट्रीज फ्रीडम, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। शॉर्ट कमिंग ऑफ पब्लिक डेब्ट जो है ये सभी रीज़न उसके लिए इन्वॉल्व हो जाएगा। कहता है डाल्टन हैज़ डिवाइडेड डेब्ट रिडेम्पशन फंड इनटू
5 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। द डैश रेफर टू रिफ्यूजल टू रीपे द डेप्ट। रिपुडिएशन जो है वो क्या करता है, रेफर करता है रिफ्यूजल टू रीपे द डेप्ट, डेप्ट को पे करने से मना करने वाला है, परित्याग बोलते हैं रिपुडिएशन को, वो बोलता है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड टू एडिशनल कंज्यूमर जो है वो आपका क्या कहलाता है, वो जीरो है। पब्लिक गुड का मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कंज्यूमर तक उपलब्ध कराने के लिए जीरो होता है। मिक्स गुड आर दोज गुड हैविंग बेनिफिट विच आर बोथ ए राइवल और नॉन राइवल, दोनों नेचर का होता है, वो मिक्स गुड कहलाता है। क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस वाज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ कॉलिन क्लार्क के द्वारा से जुड़ा हुआ है। क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉलिन क्लार्क के। एस्टेट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑफ द एबव। जब्ती जो है, जैसे मान के चलिए राजसात होना है, कोई किसी मतलब फर्म है या किसी व्यक्ति का कोई वारिस नहीं है, तो उनकी जो संपत्ति जो जब्त होगी वो ना ही डायरेक्ट टैक्स है और ना ही इनडायरेक्ट टैक्स है। कहते हैं टैक्सेस विच आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्वालिटी टू एट्रीब्यूट ऑफ गुड्स आर कॉल्ड जो है स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। द आइटम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड इज नोन एज टैक्स बेस बोलते हैं। द आइटम और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड इज नोन ऑन टैक्स बेस्ड कहते हैं। कहता है गिफ्ट टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1958 में किया गया था, 1958 में किया गया था और एबॉलिश कर दिया गया 1998 में। डैश इज द बोर्ड बेस्ड एंड ए सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी, जीएसटी है। कहता है कि इन इंडिया जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 and dash is the first country to implement GST. France is the first country to implement GST. In which year GST was introduced in France, 1954 में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। डैश इज द डेब्ट विच इज़ पेड एनी लीगल इन्फोर्समेंट, जो है कंपल्सरी डेब्ट जो है इज पेड एनी लीगल इन्फोर्समेंट। कहता है व्हेन द गवर्नमेंट राइज रेवेन्यू by borrowing from within the country is known as internal debt। अगर विदिन अ कंट्री वो लोन रेज कर रहे हैं तो आपका इंटरनल डेब्ट कहलाएगा। फ्री राइडर प्रॉब्लम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड है। फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड है। कहता है दोज गुड हुज कंजम्पशन एंड यूज आर टू बी इनकरेज आर कॉल्ड मेरिट गुड। उसको क्या कहते हैं, मेरिट गुड कहते हैं। जैसे एजुकेशन है वो मेरिट गुड है, उसमें कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को पढ़ाया जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड वाज इंट्रोड्यूस्ड R.A. मुस्ग्रोव के द्वारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक मेरिट गुड को इंट्रोड्यूस किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1959 में किया गया था R.A. मुस्ग्रोव के द्वारा। एडुकेशन इज एग्जाम्पल ऑफ मेरिट गुड है। द मूवमेंट फ्रॉम ओल्डर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू ए न्यूअर एंड हायर लेवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। द मूवमेंट फ्रॉम ओल्डर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन से न्यू एंड हायर लेवल जो ये हम लोग स्विच कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉलिन क्लार्क लिमिट ऑफ द टॉलरेंस लेवल इज 25% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 25% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है कॉलिन क्लार्क मैक्सिमम लिमिट जो है टॉलरेंस का वो 25% ऑफ जीएनपी है। द प्रोपोर्शनल टैक्स इज वन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल ऑफ इनकम। देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में हम लोग शुरू में भी बात किए थे कि प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया कि इनकम आपका भले बढ़ता जाए लेकिन मतलब इनकम का जो टैक्स है वो टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा। मतलब 10% अगर फिक्स हुआ है तो चाहे आपका इनकम 2 लाख है या 50 लाख है 10% ही रहेगा। लेकिन इंडिया में जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब है कि 10 लाख तक आपको इतना परसेंट लगेगा, 10 लाख से 20 लाख तक अगर आपकी आमदनी हो रही तो इतना परसेंट लगेगा, बढ़ते जाएगा, तो वो आपका प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स हो जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स की बात हो रही है जिसमें टैक्स रेट जो है रेट ऑफ टैक्स रिमेन कांस्टेंट
कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इनकम से कोई मतलब नहीं है उसमें, चाहे इनकम कितना भी हो, टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस वाज डेवलप्ड बाय आर ए मुस्ग्रोव को टैक्स रिफॉर्म का भी जनक बोला जाता है। इनको पब्लिक फाइनेंस के जनक के साथ साथ टैक्स रिफॉर्म का भी जनक बोला गया है। टैक्स इंसिडेंस वाज डेवलप्ड इन्होंने ही किया था, टैक्स इंसिडेंस को मुस्ग्रोव ने। द डिफ्यूजन थ्योरी वाज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ मैन्सफील्ड। डिफ्यूजन थ्योरी किसके द्वारा साथ एसोसिएट है? मैन्सफील्ड के द्वारा मैन्सफील्ड से एसोसिएट है। द concentration theory of tax shifting and incidence was developed by Sisiokrates के द कंसंट्रेशन थ्योरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस, टैक्स शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस वाज डेवलप्ड बाय साइकियोट्राट्स जो है का। उसके बाद कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो कहता है कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटिव और ईएस जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो जीरो है, तो वैसे में होल इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन की बात होती है, इज ऑन सेलर, उस पर सेलर पर होगा। सेलर मतलब तो इससे ये मतलब हुआ कि सेलर जीरो है या सेलर छोटा है, तो इंसिडेंस जो छोटा होगा उस पर इंसिडेंस होगा, एक शॉर्टकट कह सकते हैं ये। कहते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बड़ा है, तो सप्लाई बड़ा है तो बायर्स पे हो जाएगा होल इंसिडेंस। कहता है कि व्हेन ईडी इक्वल टू ईएस, तो दोनों पे होगा इंसिडेंस, डिवाइडेड होगा, बर्डन डिवाइड करेंगे। अगर ईएस बड़ा है, सप्लाई बड़ा है, तो बायर्स पे होगा, और अगर सप्लाई छोटा है तो सेलर्स पे होगा। तो मतलब सप्लाई छोटा है तो सेलर्स पे होगा, सप्लाई बड़ा है तो बायर्स पे होगा। अगर बराबर है मतलब इलास्टिसिटी सप्लाई का डिमांड के, तो बर्डन शेयर हो जाएगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 2004-5 2004-5 में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस वैट वाज हरियाणा। सबसे पहला स्टेट कौन था? हरियाणा था इंट्रोड्यूस करने वाला, फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस वैट। द वैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2004 से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2003 इसमें जा रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 4 से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ क्लियर नहीं है, ये बी नंबर भी आंसर हो सकता है। लेकिन आपको याद बता दूं कि 1 अप्रैल 2004। कहता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मैच्योरिंग सिक्योरिटी विथ न्यू सिक्योरिटी, रिफंडिंग बोलते हैं। कहता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मैच्योरिंग सिक्योरिटी विथ न्यू सिक्योरिटी। अगर कोई सिक्योरिटी मैच्योर हो गया और उसको न्यू सिक्योरिटी में मैच्योर होने के बाद अगर शिफ्ट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिफंडिंग उसको बोलेंगे। कन्वर्जन होता है कि अगर सिक्योरिटी मतलब या फिर लोन अगर आपने लिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और उसको आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में अब कम हो गया है, तो आप बोलेंगे उनको, जो भी आपको डेब्ट दिया है उनको बोलेंगे कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए, अदरवाइज हम ये करेंगे कि ये लोन सरेंडर करेंगे और न्यू लोन ले लेंगे। तो ये जो मेथड होगा वो कन्वर्जन कहलाएगा। डैश इज द स्पेशल टाइप ऑफ वंस फॉर ऑल एंड टैक्स एंड कैपिटल इम्पोज्ड टू रिपे वार डेब्ट, कैपिटल लेवी हो जाएगा। स्पेशल टाइप का टैक्स होगा वंस फॉर ऑल, मतलब जिसके पास जितना संपत्ति है उसके हिसाब से अगर इम्पोज किया गया वार के डेब्ट को रिपे करने के लिए। कैपिटल लेवी मेथड हैज़ बीन एडवोकेटेड बाय रिकार्डो के द्वारा कैपिटल लेवी मेथड को एडवोकेट किया गया था। द करेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विच आर ऑफ रेकरिंग इन नेचर, रेवेन्यू बजट कहलाएगा।
डैश इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो क्या होगा उसमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों की बात होगी। कहते हैं डैश इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ओवर ईयर, जो कैपिटल बजट हो जाएगा। एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात हो रही है तो कैपिटल बजट हो जाएगा। यहाँ जो है रेकरिंग नेचर का बात हो रहा है तो रेवेन्यू बजट हुआ है। कीन्स हैज सजेस्टेड कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी टू काउंटर रिसेशन। कीन्स जो है वो सजेस्ट किया है कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी को काउंटर करने के लिए, वो रिसेशन को काउंटर करने के लिए किया है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्या है, एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबिलिटी को बिल्ड करने का। इंटीग्रेशन ऑफ discretion and automation into a hybrid form of fiscal policy are called formula flexibility। formula flexibility कहते हैं। the existence of economic inequality among the state is known as horizontal imbalance। existence of economic equality among the state, कई बार हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्टेट के बीच इनइक्वलिटी को अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे, उसको समझना चाहेंगे तो उसको हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस बोलते हैं, और अगर सेंट्रल और स्टेट की बात होगी तो वर्टिकल इम्बैलेंस होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटर स्टेट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, सेंटर स्टेट में जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इज नॉन एज वर्टिकल इम्बैलेंस, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग। कहता है व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल टैक्स रेवेन्यू, टोटल टैक्स रेवेन्यू से अगर एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है तो उसे डिफिसिट बजट बोलेंगे। कहता है ए टैक्स लेविड 5% ऑन फर्स्ट 10,000 ऑफ इनकम, 10% ऑन द नेक्स्ट 10 to 20,000 एंड 12% ऑन नेक्स्ट 30,000। ये क्या है, प्रोग्रेसिव टाइप हो गया टैक्स का सिस्टम। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज द मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव। रिग्रेसिव कौन सा है, तो कहता है कि एक्साइज ड्यूटी ऑन कैरोसिन। देखिए अब कैरोसिन वैसे कम यूज़ होने लगा है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक जब कैरोसिन काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था तो रिग्रेसिव नेचर ये बोला जाता है कि ज़्यादा कमाने वाले को भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है एक्साइज ड्यूटी कैरोसिन पर, और कम कमाने वाले को भी उतना ही देना पड़ रहा है। तो यही है हमारा रिग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेट दैट टैक्स शुड बी पेड इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट। जिस बेनिफिट में टैक्स मतलब हो रहा है उस बेनिफिट में टैक्स पेड किया जाना चाहिए। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ टैक्सेशन इन मॉडर्न टाइम क्या है, एबिलिटी थ्योरी, एबिलिटी टू पे थ्योरी या एबिलिटी थ्योरी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स बेस। इनकम जो है वही टैक्स का बेस है। तो इस तरह से ये सेट कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।